हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे पॉलिटिकल साइंस में और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल साबित होगी। और आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें राइटर और जो उनके पुस्तकें हैं उनके नाम है जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल कहना चाहूंगी जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। और जो है DDSSB और TGT PGT सबके लिए और UPT GTPT और UC नेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन निम्नांकित में राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के पक्ष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? ए ऑप्शन है सभी समूहों के लिए उसकी प्रासंगिकता, बी है दार्शनिकता की प्रेरणा, सी है कार्य दायित्व से मुक्ति और डी है स्वयं को ही सही साबित करने हेतु। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सभी समूहों के लिए उसकी प्रासंगिकता। ठीक है, देखिए राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जो मानव के एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते, ठीक है, मानव क्या है, एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी, ठीक है, तो होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार, ठीक है, राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन करता है। और जो है राजनीति विज्ञान का अध्ययन एक विस्तृत क्षेत्र है और राजनीति विज्ञान में तमाम बातें शामिल होती हैं। राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचारधारा, संस्थागत या संरचनात्मक ढांचा, तुलनात्मक राजनीति, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संगठन आदि सभी चीजें। तो अतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु सभी समूहों के लिए उसकी प्रासंगिकता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरणवाद की जड़ें मानी जाती हैं, ठीक है, जड़ी नहीं जड़ें होगा, तो जड़ें मानी जाती हैं पर्यावरणवाद की सामंतवाद के समर्थक आंदोलन के रूप में, स्वतंत्रता आंदोलनों में, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में, 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण के खिलाफ विद्रोह के रूप में। राइट ऑप्शन है डी। ठीक है, तो देखिए पर्यावरणवाद, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, तथा पर्यावरण के स्वास्थ्य के सुधार से संबंधित विस्तृत दर्शन, विचारधारा और सामाजिक आंदोलन मूवमेंट है। ठीक है, और पर्यावरण के आरंभिक संकेत जो है E.M. सुमेकर की कृति लघुता से सुंदरता, ठीक है, क्या लघुता से सुंदरता, ठीक है, लघुता से सुंदरता से मिलती है और जिसके अंतर्गत औद्योगिकरण समाज की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। और सुमेकर की जो ये पुस्तक थी, कृति थी 1973 की, ठीक है, 1973। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा विचारक मार्क्स के राज्य के क्रमिक अवसान के आदर्श को संशोधित करने के लिए तर्क देता है कि यह समाजवादी, अंतर्राष्ट्रीयवाद और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बारे में पहले के दावों को मुक्त होना चाहिए? और नॉम चॉम्स्की, हैबरमास, लियोटार्ड, जैक डेरिडा। और राइट ऑप्शन डी है जैक डेरिडा। तो मार्क्स का विचार है कि समाजवादी समाज में उन भौतिक परिस्थितियों का जन्म होगा, ठीक है, जिसके कारण राज्य की आवश्यकता ही नहीं होगी, यही तो है, जिसके लिए राज्य की आवश्यकता नहीं होगी, ये मार्क्सवादी विचारधारा है। और क्रमशः क्या होगा, वो मुरझा कर नष्ट हो जाएगी और समाजवादी समाज की जगह साम्यवादी समाज की स्थापना हो जाएगी। और जैक्स डेरिडा तर्क देते हैं कि यह समाजवादी, ठीक है, ये तर्क देते हैं कि यह समाजवादी, अंतर्राष्ट्रीयवाद और सर्वहारा की तानाशाही के बारे में पहले से दाव से मुक्त होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, थॉमस एक्विनास के अनुसार गंभीर वादों को हल्के में नहीं तोड़ा जाना चाहिए। जैसे सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तार्किक परिणाम, स्वप्रमाण, मुट्ठी सिद्धांत या स्वप्रमाण है बी, या स्वपरिणाम है डी। ठीक है, देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा संत थॉमस एक्विनास के अनुसार ये मध्य युग के एक महान विचारक और दार्शनिक थे, ठीक है, ये एक्विनास। और फोस्टर ने एक्विनास को मध्य युग का सबसे महान विचारक बताया है। किसने? फोस्टर ने।
ठीक है। और एक्विनास मध्ययुग का अकेले प्रतिनिधित्व करते हैं और उसने धर्म को राज्य से अलग किया तथा अपनी प्रतिबद्धता में विचार दिया कि गंभीर वादों को सरलता से खत्म नहीं करना चाहिए। तो राइट जो ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, स्व प्रमाण। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अपनी आलोचना और उपयोगितावाद के विकल्प में जॉन रॉल्स निम्नलिखित में से किससे प्रेरणा लेते हैं? ऑप्शन ए है टीएच ग्रीन के नकारात्मक समानता के विचार से, बी है मॉन्टेस्क्यू से, सी है रॉबर्ट नॉजिक के मानव के स्वरूप विचार के रूप में स्वतंत्रता पर तर्क से, और डी है इमैनुअल कांट के हर इंसान की स्वतंत्रता और समानता की नैतिक विचार से। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। तो आधुनिक काल में जॉन रॉल्स न्याय के प्रतिनिधि मूलक विचारक माने जाते हैं। कौन माना जाता है? जॉन रॉल्स। ठीक है, ये माने जाते हैं। और रॉल्स ने अपने न्याय संबंधी विचार अपनी पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक जो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 ठीक है, 1970 नहीं 1971 1971 में दिया और इसे शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी। रॉल्स अपने विचार में उपयोगितावाद का खंडन करते हैं। किसका खंडन करते हैं? ये उपयोगितावाद का। ठीक है। और यह विचार देते हैं कि न्याय की पहुंच समाज के निम्नतम स्तर तक होनी चाहिए, यानी जो निम्न स्तर है उस तक होनी चाहिए न्याय की जो पहुंच है। ठीक है। और राल्स के सिद्धांत पर कांट के दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है, इमैनुअल कांट का। ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, रॉबर्ट नॉजिक की न्याय की उदारवादी अवधारणा निम्नलिखित में से किसका बचाव है? ऑप्शन ए है यह समाजवादी समाज की रक्षा है, ऑप्शन बी है यह एक मार्क्सवादी शासन की रक्षा है, सी है यह मुक्त बाजार पूंजीवाद की रक्षा है, और डी है यह जनता के नेतृत्व वाले कम्युनिस्ट सुधारों की रक्षा। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यह मुक्त बाजार पूंजीवाद की रक्षा है। ठीक है। देखिए, रॉबर्ट नॉजिक उदारवाद की पुनर्व्याख्या करते हैं और वह राज्य को प्रशासनिक राजनैतिक मामलों का एक क्या मानते हैं? यंत्र मानते हैं। ठीक है। और राज्य को अधिकारों की रक्षा करने के अलावा और कोई जिम्मेदारी नहीं देना चाहते, यानी राज्य जो है वो सिर्फ अधिकार जो है उनकी रक्षा करेगा, इसके अलावा ये कोई जिम्मेदारी उसको नहीं देना चाहते हैं। और इस प्रकार नॉजिक खुली प्रतियोगिता और पूंजीवाद को क्या करते हैं? उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। ठीक है, बढ़ावा देते हैं। और नॉजिक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है रॉबर्ट नॉजिक की जो एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, ठीक है, कल की भी वीडियो में शायद आपने देखा होगा। तो एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया जो कि 1974 की इनकी पुस्तक है, जिसमें इन्होंने खुले बाजार और मुक्त प्रतिस्पर्धा की मांग कर स्वेच्छा तंत्रवाद की नींव डालते हैं। और स्वेच्छा तंत्रवाद को नव उदारवाद, समकालीन उदारवाद के नाम से भी जाना जाता है, स्वेच्छा तंत्रवाद को। ठीक है। तो स्वेच्छा तंत्रवाद को जो है जो है समकालीन उदारवाद और नव उदारवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। राइट ऑप्शन ये मुक्त पूंजीवाद की रक्षा है। 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र होने को दूसरे द्वारा हस्तक्षेप न किए जाने के रूप में परिभाषित किया है? जेस मिल ने, जेरेमी बेंथम, आइजिया बर्लिन, जे जैक्स रूसो। और राइट ऑप्शन हो जाएगा आइजिया बर्लिन। ठीक है। और बर्लिन की प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है, बर्ली की प्रसिद्ध पुस्तक है, प्रसिद्ध रचना है जो टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। ठीक है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है टू कॉन्सेप्ट, ठीक है, टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। ठीक है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, यह है किसकी पुस्तक? आइजिया बर्लिन की। कब? 1958 के अंतर्गत तर्क दिया कि नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना ही राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी जो नकारात्मक
ठीक है, नकारात्मक जो स्वतंत्रता है, ठीक है, उसकी रक्षा करना ही राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि सकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा करना आता है। ठीक है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना ये कहते हैं बर्लिन, ये आता है राज्य के अधिकार क्षेत्र में। और बर्लिन का मानना है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का आशय स्थिति से है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने सामर्थ्य यानी आर्थिक क्षमता के अनुसार किसी भी कार्य को करने हेतु क्या हो, स्वतंत्र हो और कोई उस पे ऊपर बाहरी हस्तक्षेप ना हो। और सकारात्मक स्वतंत्रता का आशय होता है, ये तो हमने नकारात्मक की बात कर ली, ऐसी स्थिति से होता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति का अपने ऊपर स्वनियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, और इस संबंध में भी कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और स्पष्ट होता है कि बर्लिन ने स्वतंत्रता के दोनों स्वरूपों नकारात्मक और सकारात्मक को व्यक्ति का अपना निजी मामला बताते हुए स्वतंत्रता को दूसरे के द्वारा हस्तक्षेप न किए जाने के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, तो जो है राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्लिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फ्रैंकफर्ट स्कूल के ने निम्नलिखित में से किसकी आलोचना प्रस्तुत करने का प्रयास किया है? उदारवाद, रूढ़िवाद मार्क्सवाद, समाजवाद और रूढ़िवाद। और राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रूढ़िवाद मार्क्सवाद। तो रूढ़िवाद मार्क्सवाद शास्त्रीय मार्क्सवाद को समयानुकूल बनाए रखने हेतु इनमें किया गया संशोधन बदलाव नव मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नव मार्क्सवाद से के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और नव मार्क्सवाद रूपी यह आंदोलन फ्रैंकफर्ट स्कूल की छत्र छाया में आगे बढ़ा है। और फ्रैंकफर्ट स्कूल एक ऐसी वैचारिक संप्रदाय है जो मूल रूप से 1923, ठीक है, 23 में पश्चिमी जर्मनी में फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय कहाँ पे है? पश्चिमी जर्मनी में फ्रैंकफर्ट जो विश्वविद्यालय है उसके अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। और इसमें तत्कालीन परिस्थितियों के उसमें राष्ट्रीय शास्त्रीय मार्क्सवाद पर नए सिरे से विचार किया ताकि मार्क्सवाद की प्रासंगिकता जो है वो बनी रहे। और जर्मनी में हिटलर के सत्तारूढ़ होने के कारण इसे 1933 में देश निकाला दे दिया गया था और न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में स्थानांतरित कर दिया गया था इसे न्यूयॉर्क में। और 1953 के बाद 1953 में इसे पुनः फ्रैंकफर्ट में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 क्वेश्चन है, उपयोगितावाद का रॉल्सियन विकल्प निम्नलिखित में से किसी राजनीतिक दार्शनिक से प्रेरित था? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम, इमैनुअल कांट। राइट ऑप्शन डी है इमैनुअल कांट। देखिए, जॉन रॉल्स 20वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दर्शक जो है दार्शनिक था। और रॉल्स ने विवेकशील बौद्धिकता की परंपरा का अनुसरण करते हुए अपनी न्याय जो संबंधी अवधारणा थी, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी एक में बात नहीं की थी इसके बारे में, तो उसको करते हुए अपनी न्याय संबंधी अवधारणा को मूल रूप से एक जो है कांटवादी के रूप में प्रस्तुत किया है। और रॉल्स के द्वारा लॉक, रूसो और कांट के संविदा सिद्धांत से प्रतिपादित प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा को उच्च दार्शनिक स्तर पर तक विकसित किया गया है। और रॉल्स की यह मूल स्थिति संविदावादियों की भांति एक काल्पनिक अवस्था है। ठीक है, काल्पनिक अवस्था है, ना कि ऐतिहासिक सत्य है ये। ठीक है, ऐतिहासिक सत्य ना होके ये काल्पनिक अवस्था है। और रॉल्स का मानना है कि मूल स्थिति में वार्ताकारों द्वारा किया गया समझौता नए समाज में प्रवेश करने, नई सरकार का गठन करने, ठीक है, और जो है ठीक है, नए समाज का उसमें नई सरकार का गठन करने के का मार्ग नहीं है। ठीक है, तो बल्कि समाज में न्याय के सिद्धांतों का निर्माण करने वाला है। और इन सिद्धांतों का निर्माण करने से वार्ताकार अज्ञानता के पर्दे की बात इन्होंने की थी, अज्ञानता का पर्दा। ठीक है, तो अज्ञानता के पर्दे में रहकर भेदभाव रहित होकर स्वविवेक से निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे
उन लोगों में से एक थे जिन्होंने किसका महिमा मंडन किया? युद्ध, कूटनीति और वार्ता, सबकी समानता, शांति। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा युद्ध की। ठीक है, तो फ्रेडरिक नीत्शे 1844 से 1900 तक रहे और 19वीं शताब्दी जर्मन प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक थे और नीत्शे का सैनिक जीवन के प्रति विशेष आकर्षण था और नीत्शे 2 बार सैनिक पद पर नियुक्त हुए थे और इन्होंने युद्ध के महत्व को समझा और कष्ट को मनुष्य के लिए इन्होंने जरूरी बताया। किसको? कष्ट को। ठीक। 11 क्वेश्चन है, जॉर्ज लुकास द्वारा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अस्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। वह इस दृष्टिकोण के आलोचक थे कि मार्क्सवाद भौतिक जीवन की तरह था। सेकेंड पॉइंट है, उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के मार्क्सवादी सिद्धांत को स्वीकार किया। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट, यानी सिर्फ फर्स्ट जो कथन है वो सत्य है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के दर्शन का क्या है? आधार है। ठीक है, और मार्क्स का मानना था कि यह सिद्धांत विश्व की समस्त जो समस्याएं हैं, ठीक है, समस्त समस्याओं, सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो समस्त जो समस्याएं हैं और के समाधान में मार्क्सवादियों का क्या करेगा? पथ प्रदर्शन करेगा। ठीक है, ये मार्क्सवादियों का विचार था, मार्क्स का मानना था और इसीलिए मार्क्स ने इसे साम्यवादी के लिए निर्देशन यंत्र की उपमा दिया इसे। और मार्क्स का यही सिद्धांत जब सामाजिक विकास पर लागू किया जाता है तो उसे ऐतिहासिक भौतिकवाद, उसे ऐतिहासिक भौतिकवाद से नाम से जाना जाता है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स, ठीक है, हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स पुस्तक लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डी है के एम पडिक्कर। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, के एम पडिक्कर ने। और यह पेपर आया है, यह क्वेश्चन आया हुआ है डी एसएसबी, ठीक है, एसएसबी में और पीजीटी में। ठीक है, कब आया था? 2021 को, 21 में आया हुआ है और डेट थी इसकी, एग्जाम हुआ था 22 को, 22/7 को। ठीक है, यानी जुलाई, 22 जुलाई 2021 में आया हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है। और हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? के एम पडिक्कर द्वारा लिखी गई है और यह एक प्रसिद्ध भारतीय राजनेता और राजनयिक थे के एम पडिक्कर। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है कि हिंदू लोगों में, ठीक है, हिंदू लोगों में क्यों, कैसे और किन कठिन परिस्थितियों में बदलाव हुआ है? क्यों, कैसे और किन परिस्थितियों में क्या हुआ है? बदलाव हुआ है। और हिंदू समाज की संस्थाएं नियम और प्रथाओं पर आधारित हैं, अतः यह सेकुलर है। ठीक है, ये कहा है के एम पडिक्कर ने। नेक्स्ट है, अज्ञानता का आवरण शब्द कौन लाया था? जेम्स मिल, रोनाल्ड डार्किन, रॉबर्ट नॉजिक, जॉन रॉस। तो राइट ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा, हमने अभी बात भी की थी अज्ञानता का पर्दा। तो अज्ञानता का आवरण और 1921 से 2000 ये रहे थे, 1921 से 2002 तक जॉन रॉल्स। और 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक थे। ठीक है, ये अमेरिका के थे और अमेरिकी के ये दार्शनिक थे। ठीक है, यूएसए के, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी, कभी कभी यही पूछ लेता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे। और इसने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये इनकी पुस्तक है ए थ्योरी, ठीक है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस ये जॉन रॉल्स की पुस्तक है 1971 में। और इसने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत अज्ञानता का आवरण नामक काल्पनिक स्थिति का भी उल्लेख किया है। और रॉल्स का मानना है कि मूल स्थिति में किसी भी व्यक्ति को समाज के अपनी वास्तविक स्थिति यानी जो सामाजिक स्तर या अपनी योग्यताओं यानी
जो भी मेघा, प्रतिभा, शक्ति आदि का ज्ञान नहीं होता है, और हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इत्यादि मनोवैज्ञानिक जो प्रवृत्तियां होती हैं, उससे भी ये लोग क्या होते हैं, अनजान होते हैं, वो जानते नहीं है, ठीक है, समझते नहीं है। और इन्हीं सभी अज्ञानताओं से मुक्त व्यक्ति मूल स्थिति में अपने विवेक, जो उसकी विवेक होता है, जो उसका समझ होता है, उससे क्या करता है, वो सामूहिक रूप से निर्णय लेता है, और अज्ञानताओं के इसी समुच्चय यानी समूह को रॉल्स ने अपने न्याय संबंधित दर्शन में अज्ञानता का आवरण यानी अज्ञानता का पर्दा कहा है। ठीक है, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। 1953 के लेखक हैं एफ्टर ईस्टर्न लियो स्ट्रॉस कोम्बा, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी कोम्बा। ठीक है, तो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1953, अल्फ्रेड कोबा, इनकी पूरा नाम है अल्फ्रेड, ठीक है, अल्फ्रेड कोबा। तो इनकी ये चर्चित कृति है, इसमें राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की बात की गई है। ठीक है, इसमें किसकी बात की गई है, जो राजनीतिक सिद्धांत हैं उनके पतन की बात की गई है। ठीक है, 15 क्वेश्चन, पुस्तक और लेखक, सूची फर्स्ट और सेकंड मिलान करना है। फर्स्ट और सेकंड देखते हैं, एच.जे. लास्की पॉलिटिकल फिलॉसफीज, बी.जी. मोस का लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, सी.सी. मैक्सी मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, आर.ए. डहल द रूलिंग क्लास। अब अगर हम इनका मिलान करते हैं तो राइट ऑप्शन हम मिलाएंगे तो हो जाएगा एच.जे. लास्की लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट। ठीक है, यानी ऑप्शन यहाँ पे सेकंड जो है वो हो जाएगा, और ये कब की है, 1930। ठीक है, उसके बाद है बीजी मोस्का, इनकी है द रूलिंग क्लास ए। ठीक है, इनकी है ये द रूलिंग क्लास, और ये कब की है, ये है 1896। ठीक है, 1896। उसके बाद है सी.सी. मैक्सी पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी ए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो है, और पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है 1938। ठीक है, उसके बाद आते हैं आर.ए. डहल, और इनकी है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस यानी थर्ड जो पॉइंट है। अब ये है इनकी कब की पुस्तक, 1963 की। ठीक है, तो इस तरीके से मिलान हो जाएगा, और हम सही मिलान करेंगे तो ए का क्या है, सेकंड है, बी का फोर्थ है, तो ए का सेकंड, बी का फोर्थ है, और सी का 1 है, डी का 3 है, तो राइट ऑप्शन आ जाना चाहिए ऑप्शन ए, और यही राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट, पुस्तक के लेखक कौन है, रॉबर्ट नॉजिक, हॉफमैन, गुन्नार मिडल, या जॉन गुंटर। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, गुन्नार मिडल। ठीक है, गुन्नार मिडल, यहाँ पे ऐसे होगा। तो ये हैं, और गुन्नार मिडल जो है ये एक स्वीडिश अर्थशास्त्री थे, स्वीडन के थे ये। ठीक है, और 1974 में इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल जो पुरस्कार होता है वो दिया गया, उच्च सम्मान इन्हें। और 1960 की जो है पुस्तक है। ठीक है, और इस पुस्तक की रचना गुन्नार मिडल किया था, इन्होंने अपनी रचना जो है इसमें, ठीक है, भारत को मृदु राज्य यानी सॉफ्ट स्टेट की संज्ञा जो है एक रचना इनकी और है, उसमें इन्होंने दिया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, गार्नर पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, लॉर्ड प्राइस मॉडर्न डेमोक्रेसी, सीले द थ्योरी ऑफ द स्टेट, मैकाइवर द मॉडर्न स्टेट। तो कौन सा सुमेलित नहीं हो जाएगा, सी, सीले द थ्योरी ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो सर जॉन आर सीले की पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है वो है इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ये इनकी पुस्तक नहीं है। ठीक है, और द जो है ये द थ्योरी ऑफ
द स्टेट इनकी पुस्तक नहीं है। और द थ्योरी ऑफ द स्टेट के जो लेखक हैं वो हैं ब्लंट सली। ठीक है, ब्लंट सली हैं इसके लेखक, इस पुस्तक के, ये नहीं है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस एंड जो है गवर्नमेंट, ये लॉर्ड ब्राइस हैं। ठीक है, और मैकाइवर की है द मॉडर्न स्टेट है मैकाइवर की। ठीक है, और इसके जो सुमेल नहीं है उसमें ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और जो सुमेल नहीं, सुमेलित नहीं है, ठीक है, इसमें आ जाएगा सी। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 क्वेश्चन है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज नामक शीर्षक से लिखी पुस्तक किसकी है? कार्ल पॉपर, लियो स्ट्रॉस, हन्ना आरेंट, रॉबर्ट नॉजिक। और 19 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ल पॉपर। ठीक है, तो कार्ल पॉपर ने इतिहासवाद को जो है छद्म विज्ञान की श्रेणी में रखा और अपनी दो प्रसिद्ध कृतियों द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, मुक्त समाज और उसके दुश्मन यानी, और 1945 तथा द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरीज। ठीक है, और ये दूसरी इनकी पुस्तक है द पॉवर्टी। ठीक है, द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरीज। ठीक है, और तो द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरीज में, और इनकी ये पुस्तक है, और एक है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। ठीक है, तो इसमें इन्होंने इतिहासवाद की सारहीनता यानी 1956 के अंतर्गत इतिहासवाद पर प्रबल प्रहार इन्होंने किया है, और 10 ओपन सोसाइटी एंड द एनिमीज के अंतर्गत जो कि 2 खंडों में प्रकाशित हुई है, पॉपर ने विशेष रूप से 3 ऐतिहासिक दृष्टिकोणों पर प्रहार किया है। कौन कौन है? प्लेटो, ठीक है, हीगल और मार्क्स के विचारों पर। ठीक है, हीगल और मार्क्स, कार्ल मार्क्स। ठीक है, इनके विचारों पर इन्होंने प्रहार किया हुआ है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए। ठीक है, चलिए 20 और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है, और लेखक और पुस्तक पढ़ते हैं। एनपी वेरी इन इंट्रोडक्शन टू द मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी, डीडी रफेल प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, हैकिंग लॉ एंड राइट्स, और डी है एन वाइल्ड द इथिकल बेसिस ऑफ स्टेट। ठीक है, और हम मिलान करेंगे तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, यानी बिल्कुल सटीक मिल जाएगा, ऐसे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी एनपी थ्योरी इन इंट्रोडक्शन टू द मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी 1981, ये जो है 1881 नहीं 1981 होगा यहाँ पे। ठीक है, 1981 की है ये। और डीडी रफेल प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, हैकिंग लॉ एंड राइट्स, और वाइल्ड इथिकल बेसिस ऑफ स्टेट। तो इस तरीके से यहाँ पे मिलान हो जाएगा 1 2 3 4, और 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।